बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकेंड ईयर मैथ का लेक्चर नंबर 26 होगा और चैप्टर 7 हमने लास्ट लेक्चर में आलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। कुछ एग्जांपल्स वगैरह रह गई थी जो स्टूडेंट्स का फीडबैक था कि वो उन्हें करनी है, तो ये मैं करवाता हूँ। दो एग्जांपल्स हमने लास्ट टाइम की थी लेक्चर में। आज हम जो कुछ एग्जांपल्स रह गई हैं और इम्पोर्टेंट भी है वो करते हैं। ये एक रिज़ल्ट है और प्रूव करना है कि कास स्क्वायर अल्फ़ा कास स्क्वायर बीटा कास स्क्वायर गैमा 1 के इक्वल होता है। और इसमें अल्फ़ा बीटा गैमा डायरेक्शन एंगल्स हैं और कास अल्फ़ा कास बीटा कास गैमा जो है ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस हैं। 7.2 एक्सरसाइज अगर आप देखें तो उसके बिल्कुल ऊपर ये रिज़ल्ट लिखा हुआ है और ये पेपर में एक बार शॉर्ट क्वेश्चन में आ भी चुका है और दोबारा भी आ सकता है। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले ये तो आपको बात क्लियर होनी चाहिए कि एक ऐसा वेक्टर आपको कंसिडर करना पड़ेगा जो स्पेस में हो और जिसके तीनों एक्सिस के साथ 3 एंगल्स बनते हों, अल्फ़ा बीटा और गैमा, जिनको हम डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। और फिर उसके बाद हमें ये प्रूव करना है कि इनका स्क्वायर करके सम करें तो आंसर कितना आता है 1। तो मैं एक डायग्राम आप लोगों के सामने बनाता हूँ और फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से वर्क करेगी यहाँ पे। अच्छा जी, अब हमने एक स्पेस कंसिडर की है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, और फिर स्पेस में वेक्टर लिया हमने ओ से पी तक, ओ पी वेक्टर। तो यहाँ लिखते हैं कंसिडर वेक्टर आर। आर को हम डिनोट किससे कर रहे हैं? ओ पी से। और ये क्या होगा? एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, यानी एक्स कंपोनेंट भी है, वाई भी है, जेड भी है, तीनों कंपोनेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं इसके। तो ये मैंने बना दिया है। इसका कोई एक्स के लॉन्ग इसका एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई भी होगा और फिर जेड कंपोनेंट भी होगा। फिर ये तीनों एक्सिस से एंगल कौन सा बना रहा है? अल्फ़ा बीटा और गैमा, जिनको इसके डायरेक्शन एंगल्स कहा जाता है। तो वो भी साथ लिख देते हैं, मेकिंग एंगल्स अल्फ़ा बीटा एंड गैमा विद, किसके साथ बना रहा है अभी? विद द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये बना रहा है तीनों के साथ एंगल रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि अल्फ़ा एक्स के साथ, बीटा वाई के साथ और गैमा किसके साथ? जेड के साथ एंगल बन रहा है इसका। तो ये जो 3 एंगल्स को वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ बनाता है, इनको हम इसके डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। अच्छा, फर्दर मोर ये देखें कि अगर हम इसमें से थोड़ा सा पार्ट ये अलग करके देखते हैं, मैं कहता हूँ ये वो ओ पी वेक्टर था, ये वाला, और यहाँ से मैं ड्रॉप करता हूँ एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर, ये देखें। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ये एक्स के लॉन्ग इसकी प्रोजेक्शन है, तो प्रोजेक्शन को हम कंपोनेंट भी कहते हैं। तो ओपी की जो प्रोजेक्शन एक्स के लॉन्ग है वो एक्स है, यानी इसका एक्स कंपोनेंट है। अगर हम एक राइट ट्रायंगल बना लें, इस पॉइंट को मैं ए कह दूँ जहाँ भी ये ड्रॉप हुआ है परपेंडिकुलर, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखें तो जो कॉज अल्फ़ा है, कॉज ऑफ अल्फ़ा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू मिलती है एक्स बाई आर किसके इक्वल है? कॉज अल्फ़ा के। इसी तरह अगर मैं ये ड्रॉप करता वाई एक्सिस के ऊपर, तो y के लॉन्ग एंगल बीटा बन रहा है, तो यहाँ कॉस बीटा आता और यहाँ y ओवर आर आता। और अगर मैं ये ड्रॉप करता z के ऊपर, तो यहाँ कॉस गैमा होता और यहाँ z बाई आर होता। तो ये तीनों जो हैं वो इस तरह से बनेंगे। एक आपको सिर्फ मेंशन करना पड़ेगा, बाकी 2 आपने डायरेक्ट लिखने होंगे। तो मैं लिखता हूँ ये बात यहाँ पे, ड्रा अ परपेंडिकुलर फ्रॉम P से कहाँ ड्रॉप करना है? टू द एक्स एक्सिस और एट ए पे हमने ड्रॉप किया इसको। सो अब ये ट्रायंगल जिसको मैंने यहाँ अलग से बनाया है, इसकी बात हम करते हैं। फ्रॉम राइट ट्रायंगल ओ ए पी ट्रायंगल, इस राइट ट्रायंगल में हम बताना चाह रहे हैं कि जो कॉज ऑफ अल्फ़ा होगा वो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होगा। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक वेक्टर की लेंथ है, जो कि वेक्टर आर है, तो जो उसकी मैग्नीट्यूड होगी वो इस तरह डिनोट होगी आर से। तो जो हाइपोटेन्यूज है वो यहाँ वेक्टर की लेंथ के बराबर है। तो ये यहाँ से कॉज अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। ये डायग्राम आपने पेपर में बना लेनी है इसी तरह, और बाकी तो हम लिखेंगे सिमिलरली। तो मैं लिखता हूँ साथ इसके सिमिलरली, यानी बिल्कुल जब सिमिलर काम हो तो फिर सारा नहीं करना पड़ता,
फिर आपको सिर्फ एक मेंशन करना पड़ता है। अगर ये डायग्राम बना लें तब भी ठीक है, अदरवाइज़ ये डायग्राम यहाँ से भी आप शो कर सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एक्स कोऑर्डिनेट था। इसी तरह जब वहाँ होगा तो वाई कोऑर्डिनेट, इधर होगा तो कौन सा होगा, जेड कोऑर्डिनेट। तो मैं इसको इसी के अकॉर्डिंग चलाता हूँ। आगे देखें, इसको मैं रेज करता हूँ अगर आपने डायग्राम वो बनाई हुई है तो। जिस तरह मैंने ये काज अल्फ़ा फाइंड किया, मैं लिखता हूँ कि सिमिलरली हम काज बीटा भी फाइंड कर सकते हैं। जो काज बीटा होगा, अगर अल्फ़ा का लिंक एक्स के साथ है तो बीटा का लिंक किससे होगा, वाई के साथ, वाई बाई आर। और जो गैमा होगा इसका लिंक होगा जेड के साथ। तो काज अल्फ़ा, काज बीटा, काज गैमा की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। नाउ अब हम जानते हैं कि ये तीनों अगर डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस 7.2 में आपने पढ़ा था कि ये कंपोनेंट होते हैं यूनिट वेक्टर के। तो अब हमें बनाना पड़ेगा एक यूनिट वेक्टर और आगे फिर देखें क्या होता है। आल्सो अगर हम आर कैप फाइंड करें यूनिट वेक्टर तो वो होता है आर डिवाइडेड बाय आर मैग्नीट्यूड। और आर आपके पास अगर देखें तो किसके इक्वल है, आर हमने ये रखा हुआ है। ये वेक्टर किस तरह होगा, ये एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस क्या हो जाएगा, जेड के, और नीचे आर आ जाएगा। अब तीनों को अलग अलग कर लें, एक्स बाय आर आई, फिर वाई बाय आर जे और जेड बाय आर के। ये आ गया आपके पास आर कैप। अब आप जानते हैं कि आर कैप यूनिट वेक्टर होता है और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होती है, 1 के। तो यहाँ से इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं, किस तरह आ जाएगा, बल्कि अगर आप चाहें तो पहले इसकी वैल्यू पुट कर दें। वैल्यू देखें, एक्स बाई आर, वाई बाई आर, जेड बाई आर। एक्स बाई आर किसके इक्वल रखा हुआ हमने, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। देखें, एक्स बाई आर आपने रखा हुआ था कॉज अल्फ़ा, वाई बाई आर सिमिलरली कॉज बीटा था, और जेड बाई आर किसके इक्वल था, कॉज गैमा के। तो आप इनकी वैल्यूज़ प्लेस कर दें। देखें, एक्स बाई आर की जगह क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ अल्फ़ा, कॉज अल्फ़ा आई, फिर इसकी जगह आ जाएगा कॉज बीटा जे, और फिर आ जाएगा कॉज गैमा के। चूँकि आर यूनिट है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते होते हैं आप, ith कंपोनेंट का स्क्वायर, jth का स्क्वायर और kth का स्क्वायर। तो देख लें, ith कंपोनेंट कॉज अल्फ़ा है, कॉज अल्फ़ा का स्क्वायर कर लें, यहाँ आ जाएगा कॉज स्क्वायर अल्फ़ा, फिर jth कंपोनेंट का स्क्वायर कॉज स्क्वायर बीटा, फिर kth कंपोनेंट का स्क्वायर कॉज स्क्वायर गैमा, और इक्वल टू क्या है, 1। दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ आपने जब स्क्वायर करना है तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1, और ये बात यहाँ पे प्रूव हो जाएगी। तो ये पेपर के वाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है। रिजल्ट 7.2 से ऊपर लिखा हुआ है, बुक में भी आप देख सकते हैं। अब जो 1-2 एग्जांपल्स रह गई हैं वो भी करते हैं ताकि चैप्टर्स की सारी एग्जांपल्स हमारी कवर हो जाएं। अच्छा, एग्जांपल नंबर 6 है, हमें ये कहा गया कि यूज़ वेक्टर्स टू प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, वो दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इस पर्पज़ के लिए हमने एक डायग्राम लिया किसकी, पैरेललोग्राम की। कंसिडर अ पैरेललोग्राम ABCD इसके वर्टिसेस हैं, और ये 2 डायगोनल्स हैं AC और BD या DB। ये इनका हमने पॉइंट रखा है जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। शो ये करना होगा कि ये जो पॉइंट है ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, ताकि ये बाइसेक्शन प्रूव हो सके। बाइसेक्शन का मतलब होता है इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। तो अब अगर यहाँ से देखें डायग्राम से, तो सबसे पहले हम अगर वेक्टर अलजेब्रा यूज़ कर रहे हैं तो A से B प्लस B से C जो है वो A से C के इक्वल होगा बाय हेड टू टेल रूल। तो मैं लिखता हूँ एज A से अगर हम C देखते हैं तो ये क्या बन रहा है भाई, A से B, A टू B, और प्लस क्या बन रहा है ये B टू C। अब ये भी आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स लेंथ में इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो ये BC AD के पैरेलल भी है और दोनों की लेंथ भी सेम है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम ये दोनों बन जाएंगे इक्वल वेक्टर्स। तो जहाँ BC लिखा हुआ है, इस BC की जगह पे आप AD भी लिख सकते हैं। अब AD हमने कैसे लिखा है, इसमें AD इस बेस पे लिखा है कि BC और AD दोनों की डायरेक्शन भी और लेंथ भी सेम है, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। प्लेसमेंट कर दी हमने, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब हम A से बनाते हैं
मिड ये जो इसका इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है उसकी तरफ एक वेक्टर, तो मैं लिखता हूँ अ वेक्टर फ्रॉम ए टू द अगर लेट्स से ये मिड पॉइंट है, एक वक्त में हम कहते हैं कि ये ए सी का मिड पॉइंट है इनिशियली, टू द मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज, ये कौन सा वेक्टर बनेगा, इसका नाम यू रख लेते हैं, ये यू होगा। और ये किस तरह का होगा, देखें अगर हम ये कहते हैं कि ये ए सी के मिड की तरफ बनाना है, तो ए सी आपके पास ये लिखा हुआ है, तो मिड निकालने का मतलब है उसका अब हाफ कर लेंगे हम, तो ये क्या बनेगा, हाफ ऑफ ए बी, यानी ए सी का हाफ क्या होगा, ए बी प्लस ए डी का हाफ, ये हो गया यू वेक्टर हमारे पास। अच्छा अब अगेन देखें, अब हमने इस पॉइंट को अप्रोच किया एक बार इससे, और ई हमने कहा है लेट से सिर्फ एक, यानी ए सी का मिड पॉइंट ई है, तो अब हम इसी को अप्रोच करते हैं डी की साइड से, यानी डी भी डायगोनल लेते हैं और उसके देखते हैं कि उस तरह से ये क्या बनेगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे अगेन, अगर आप डायग्राम में देखें तो ये जो ए डी है इसको हेड टू टेल से देखें तो ये ए से बी प्लस बी से डी करें तब भी ए डी बनता है, और अगर हम कहते हैं ए से डी और फिर हम कहते हैं डी से बी तो तब भी ए बी के बराबर बनता है। तो अगेन फ्रॉम हेड टू टेल रूल, ये जो आपके पास ए से डी है और प्लस डी से बी है, ये इक्वल आ रहा है ए से बी, ये अगेन हेड टू टेल रूल यूज़ किया यहाँ से हमने। तो यहाँ से आप देखिए डी बी की वैल्यू क्या है, ये डी बी लिखा है आपके पास, अगर हम डी बी की वैल्यू निकालना चाहें, डी बी की वैल्यू निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि ये डायगोनल है असल में, जिस तरह पहले ए सी निकाला है ना हमने, एक डायगोनल ए सी है और एक डायगोनल कौन सा है, डी बी है, तो डी बी वैल्यू क्या बनेगी, ए डी वहाँ जाके माइनस कर दें, ये हो जाएगा ए बी माइनस ए डी, ठीक हो गया। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि मैंने डी से इसके मिड पॉइंट की तरफ एक वेक्टर बनाना है, देखिए वो कैसे बनेगा, नाउ अ वेक्टर फ्रॉम डी टू द मिड पॉइंट ऑफ डी बी। तो जिस तरह हमने ए से जब ए सी के मिड पॉइंट पर वेक्टर बनाया था तो हमने ए सी का हाफ किया था, इसी तरह जब हम डी से बना रहे हैं, डी से डी बी के मिड पॉइंट की तरफ, तो हम डी बी का हाफ करेंगे, और ये लिखा है आपके पास डी बी, तो ये क्या बनेगा, वेक्टर फ्रॉम डी टू द मिड पॉइंट ऑफ डी बी इज, इसका नाम हम रख लेते हैं वी। तो देखें वी वेक्टर कैसे बनेगा, ये होगा हाफ ऑफ डी बी का हाफ करने का मतलब क्या है, ए बी माइनस ए डी का हाफ। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब ये आ गया डी वाली साइड से, ये आ गए। अब अगर हम ये करते हैं कि डायग्राम देखें, आप सिर्फ ये डायग्राम कंसीडर करें, आप सिर्फ ये डायग्राम, हम कहते हैं ए से ई, और अभी हम ये नहीं कह रहे कि ये वाला जो मिड है डी बी का मिड बी ई है, ये हम कह रहे हैं इसको हमने प्रूव करना है। हम ये कहते हैं कि ये ई पॉइंट्स हमारे पास यहाँ कहीं, ठीक है, और ये पॉइंट हमारे पास कौन सा डी है, तो डी से ए से ई देखें क्या ये इसके इक्वल आता है, ए डी प्लस डी ई, तो ए डी प्लस डी ई अगर इसके इक्वल आता है तो ये देखिए मैं लिखता हूँ आल्सो अ वेक्टर फ्रॉम ए टू द मिड पॉइंट ऑफ डी बी। आप ज़रा नोट कीजिएगा, पहले मैंने बनाया था ए से मिड पॉइंट ऑफ ए सी की तरफ, अब मैं ए से बना रहा हूँ मिड पॉइंट ऑफ डी बी की तरफ। तो ये जो पहले मिड पॉइंट की तरफ बना हुआ है डी से, वो वी लिखा हुआ है आपके पास, तो ये कैसे बनेगा, इसका नाम रख लेते हैं डब्ल्यू इज़, इसको डब्ल्यू कहते हैं। और ये कैसे बनेगा देखें, ये होगा आपके पास ए से ई, और डायग्राम में देखें, डायग्राम में क्या ए से ई बनता है, ए से डी प्लस डी से ई, तो ए से डी होगा एक इसमें, ए से डी, और प्लस क्या होगा डी से ई, डी से ई का मतलब डी से इसके हाफ की तरफ, तो ये ऊपर लिखा हुआ है हाफ ऑफ ए बी माइनस ए डी। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए डी, ये आ जाएगा ए बी, ये आ जाएगा ए डी, तो 2 ए डी माइनस ए डी कितना रह जाएगा, ए डी,
प्लस क्या हो जाएगा AB डिवाइडेड बाई 2, और आप इस डिवाइडेड बाई 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं W इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस AD। अब ज़रा ऑब्ज़र्व करें आप कि ये वाला वेक्टर U जो था ये बनाया था A से AC के मिड की तरफ, ये वाला वेक्टर जो W है ये हमने बनाया है D से, उसी A से बनाया है, लेकिन ये DB के मिड की तरफ बनाया है। तो इसका मतलब A से जो वेक्टर बनता है AC के मिड की तरफ और A से जो वेक्टर बनता है DB के मिड की तरफ, वो दोनों वेक्टर सेम है। आप नोट करें W बिल्कुल वही है जो आपके पास U है, तो हम लिख लेते हैं सो U इज़ इक्वल टू W, यानी एक ही पॉइंट से दोनों जो डायगोनल्स थे उनके मिड की तरफ वेक्टर बनाए गए और दोनों वेक्टर सेम आ गए। इसका मतलब दोनों डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट है वो सेम जगह पे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। हेंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो दो मुख्तलिफ अप्रोच से हमने ये बात प्रूव कर दी है। अब एक एग्जांपल रहेगी जो कि रेशो फार्मूला है, वो करने के बाद चैप्टर आपका हर लिहाज से कंप्लीट हो जाएगा। नहीं जी, आखिरी प्रूफ है हमारा रेशो फार्मूला का प्रूफ। रेशो फार्मूला क्वेश्चन नंबर आप देखें 12 था 7.1 का, वहाँ हमने यूज़ किया था, और ये रेशो फार्मूला होता है पॉइंट ऑफ डिवीजन का पोजीशन वेक्टर फाइंड करने के लिए। इसकी वर्डिंग इस तरह से है कि लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर ए एंड बी। ए और बी दो पॉइंट्स हैं जिनके पोजीशन वेक्टर्स यानी कि उनको ओरिजिन से मिलाएं तो जो वेक्टर बनेगा, एक का पोजीशन वेक्टर जो है वो ओ ए, उसने कहा है कि आपने स्मॉल ए के इक्वल रखना है, और एक का पोजीशन वेक्टर जो ओ बी बनेगा इसको कहा गया है कि यह आपने स्मॉल बी रखना है। ये आपको यहाँ रिस्पेक्टिवली बताया गया है। फिर पी एक पॉइंट है, पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशो पी रेशो क्यू। पी एक पॉइंट है जो ए बी को डिवाइड करता है पी रेशो क्यू से। अब थोड़ा सा बुक में एक मिसकंसेप्शन का एलिमेंट ये है कि उसने इसको भी पी पॉइंट कहा हुआ है और रेशो को भी पी का, दोनों स्टूडेंट्स जो है वो मिक्स कर रहे होते हैं। ये जो पी है ये कैपिटल है जो ये पॉइंट को शो कर रहा है, और ये स्मॉल पी जो है कोई नंबर है, जैसे 2:3, 3:4 ऐसे कोई नंबर होगा ये आपके पास। आपने बताना ये है कि जो पोजीशन वेक्टर होगा पी का, पी मतलब पॉइंट ऑफ डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन का जो पोजीशन वेक्टर होगा ओ पी, जिसको हम यहाँ आर से डिनोट करेंगे, ये प्रूव करना है कि ये क्यू ए प्लस पी बी ओवर क्यू प्लस पी के बराबर होना चाहिए। शुरू करते हैं बात। हमेशा जब भी प्रूफ शुरू करते हैं तो उस बात से करते हैं जो बात हमें गिवन होती है। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले हम जो गिवन है बात वो ये है कि ए रेशो पी, ए पी रेशो यानी ए से पी तक और पी से बी तक, ये रेशो हमारे पास है पी रेशो क्यू। अब ये एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि यहाँ ये बार का मतलब है कि ये लेंथ की बात हो रही है, ए पी सेगमेंट और पी बी सेगमेंट। अगर ये सेगमेंट आप इनको डिवाइड भी कर सकते हैं तो हम लिखेंगे ए पी रेशो का मतलब क्या होता है डिवीजन, ए पी डिवाइडेड बाई पी बी इज इक्वल टू पी बाई क्यू। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ए पी जो है सेगमेंट इससे क्यू मल्टीप्लाई होगा। अब फिर मैं एक बात क्लियर कर दूं आप लोगों को कि ये जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं ये सेगमेंट्स हैं। सेगमेंट्स का मतलब है ये लेंथ है, ये वेक्टर नहीं है। वेक्टर में डिवीजन अलाउ नहीं होती आप लोगों को। अब आप देखें तो Q टाइम्स ए पी, पी टाइम्स पी बी के बराबर है। अब अगर एक रिलेशनशिप आपके पास लेंथ में आ रहा है तो वही रिलेशनशिप वेक्टर में भी होता है। अगर ए पी लेंथ और पी बी लेंथ का ये रिलेशनशिप है तो फिर डेफिनेटली ए पी वेक्टर जो होगा इसका भी पी बी वेक्टर के साथ यही रिलेशनशिप होगा। ये आ गया हमारे पास पी बी वेक्टर। बाय डेफिनेशन ए पी क्या होता है, ओ पी माइनस ओ ए, और बाय डेफिनेशन पी बी क्या होता है, ओ बी माइनस ओ पी। अब आप देखें ओ पी किसके बराबर रखा हुआ हमने, ओ पी हमने आर के बराबर रखा हुआ है और ओ ए हमने ए के बराबर रखा हुआ है। ओ बी हमने बी के बराबर रखा हुआ है और ओ पी अगेन किसके इक्वल है, आर के। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ से डायग्राम से नज़र आ रही हैं। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करें Q टाइम्स आर, Q टाइम्स ए,
P टाइम्स B और P टाइम्स R। आपने जो कि R फाइंड करना है तो R एक तरफ कर लेते हैं, तो ये QR जो है, ये वाला जो माइनस PR है ये उधर ले जाए तो ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ से QA इधर ले आए, R वाली टर्म्स एक तरफ कर दी हैं और AB वाली टर्म्स हमने एक तरफ कर ली हैं। अब यहाँ से R कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, Q प्लस P, तो यहाँ हो जाना है QA प्लस PB, और अल्टीमेटली R की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, QA प्लस PB डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, Q प्लस P। तो ये प्रूव करना था कि जो पुशिंग वेक्टर होता है पॉइंट ऑफ डिवीजन का वो इसके इक्वल होना चाहिए, तो वो हम प्रूव कर चुके हैं। यहाँ हमारा ये काम जो है वो ख़त्म होता है। अब कोशिश मैंने की है जितनी भी एग्जांपल्स चैप्टर 7 की ज़रूरी थी वो सारी आपको करवा दी हैं। इसके साथ चैप्टर 7 हमारा आज क्लोज़ हो रहा है। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।